मेरा नाम मुनव्वर है। आज जब मैं अपने कमरे से निकला तो मेरी शादी की बातें हो रही थी। मैं अब इस मौजू से तंग आ गया था। मैंने अम्मी से कहा कि नाश्ता लगा दें, मुझे काम पे जाना है। मेरे बाबा बहुत गुस्से वाले आदमी थे। घर पर उनकी हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि क्यों शादी का नाम सुनकर तेरा मुंह बन जाता है, हमने तेरी शादी करवानी है। मैंने कहा पहले भी आप लोगों ने मेरी शादी करवा के देख लिया है, मुझे दोबारा बल्ली का बकरा नहीं बनना, मेरा इतना कहना था। मेरे बाबा ने मुझे गुस्से से बातें सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि क्या सारी जिंदगी बिना बीवी के फिरता रहेगा। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी है, अब लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। पता नहीं बाबा को क्या मसला था। अभी मेरी पिछली शादी खराब हुए पूरा महीना भी नहीं गुजरा था कि वो फिर से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं भला कोई लड़की था कि जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाती ताकि उनकी जिम्मेदारी कम हो जाती। कम से कम मुझे 1-1.5 साल तो सोचने देते कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है। मेरी पहली शादी बाबा ने अपने भाई की बेटी के साथ करवाई थी। बाबा उस पे दिलो जान से फिदा थे, उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। कहते थे कि उसी को अपनी बहू बनाऊंगा और ये मेरे बेटे के साथ सारी जिंदगी अच्छे तरीके से रहेगी। लेकिन शादी को 2 हफ्ते नहीं हुए थे कि पता चला कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी पहली बीवी ने भी ये बात कबूल भी कर ली और कहने लगी कि कर लो मेरा जो करना है, मैं तो उसी इंसान से बातें भी करूंगी और जब मुझे मौका मिलेगा मैं भाग भी जाऊंगी। मैं उसको अभी भी कसूरवार नहीं मानता था क्योंकि उसकी शादी भी मेरे साथ जबरदस्ती करवाई गई थी। बाबा ने मुझ पर दबाव डाला और कहा कि उसको फौरन तलाक दे दो। मैं उसे इतनी जल्दी तलाक नहीं देना चाहता था। हो सकता था कि वो अपना फैसला बदल लेती क्योंकि मैं उसे पसंद कर बैठा था। वो खूबसूरत थी, पर बाबा ने तो सबके सामने ही हुक्म दे दिया था। अब बाबा की इज्जत का सवाल था। मैंने तलाक दे दी और लड़की हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। अब इस बात को 1 महीना नहीं हुआ था कि बाबा ने 2 दिन से शोर डाला हुआ था कि इसके लिए मैंने एक लड़की देख ली है, जबकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। मैं नाश्ता कर रहा था तो अम्मी ने कहा कि क्यों बेटे के पीछे पड़ गए हो। मेरे बाबा ने कहा कि इस बार मैंने खानदान से बाहर एक लड़की देखी है। उस लड़की का नाम शुमाइला है और उसी से मुनव्वर की शादी होगी। मेरी अम्मी ने कहा कि आपने पहले भी ऐसे ही जल्दी जल्दी में सब कुछ किया था, तब मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन अब मैं लड़की को देखना चाहता हूँ। मेरे बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हें लड़की से मिलवा आता हूँ। मैं अपनी अम्मी से कहने वाला था कि आप मेरी मदद करें और वो लड़की को देखने चल पड़ी थी। मेरे बाबा ने सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी थी। वो एक आशिक मिजाज इंसान थे। कई लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती थी, पर सब कहते थे कि शादी के बाद उनका रवैया बदल गया है और उन्होंने इन सारी चीजों से तौबा कर ली है। यानी कि अच्छी तरह से गुनाह का मजा लेने के बाद उन्होंने तौबा कर ली थी। लेकिन मुझे तो ये सब भी नहीं करने दिया था। पहले दिन से मुझे बहुत खींच के रखा था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, उसकी शादी भी उन्होंने अपनी मर्जी से करवाई थी और बहुत कम उम्र में करवा दी थी। वो दूसरे शहर में होती थी और अब हमसे मिलने के लिए भी नहीं आती थी। बाबा कहते थे कि बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, जबकि वो हमसे नाराज रहती थी। मुझे उनके बारे में सोच के बहुत दुख होता था। बाबा ने एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद की थी और मेरी जिंदगी को तो दूसरी दफा बर्बाद करने लगे थे। अम्मी को भी बाबा से कोई मोहब्बत नहीं थी। मेरी अम्मी काफी मोटी थी, मगर बाबा हैंडसम एक नौजवान लड़के की तरह लगते थे। उम्र तो उनकी 56 साल थी, पर लगते ज्यादा से ज्यादा 35 के थे और मैं 28 में ही 40 का लगता था। वो कहते थे कि बात अपना ख्याल रखने की नहीं है, बात जवानी की है और मेरे अंदर अभी भी जवानी बाकी है। शायद वो अपनी जवानी दूसरों की शादी करवा के पूरी करना चाहते थे। मेरी अम्मी शाम को रिश्ता देखने चली गई। अम्मी वापस आई तो बहुत खुश थी। अम्मी ने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है। हमने तो वहाँ जाके कोई झूठ नहीं बोला, तेरी पहली शादी के बारे में सब कुछ बता दिया है। लेकिन उनको कोई मसला नहीं था। लड़की बड़ी पर्देदार थी। मैंने कहा कि आपको कैसे पता कि वो पर्देदार थी। अम्मी ने कहा कि उसने हिजाब पहना हुआ था, बड़ी सी चादर ली हुई थी, अपने आप को छुपाया हुआ था। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। मैंने कहा कि ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्दी जल्दी शादी नहीं करना चाहता।
میری ماں نے کہا کہ تیری شادی جلدی ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ تو پہلی بیوی کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ میری امی بھی میرے بابا کے ساتھ مل گئی تھی۔ اب گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرے بابا سب کو شادی پہ آنے کی دعوت دیتے اور ساتھ ساتھ میری سابقہ بیوی کی برائیاں بھی کرتے کہ وہ تو بہت ہی نافرمان اور آوارہ لڑکی تھی، بس مجھ سے ہی بھول ہو گئی تھی۔ لیکن اس بار میں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ جب میری بہن کو میری شادی کے لیے کال کی تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بچوں کے سالانہ امتحانات ہو رہے ہیں، وہ نہیں آ سکتی، اور دوسرا اس کا شوہر بھی ذرا سخت مزاج کا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے بھائی نے تو شادی کو مذاق بنا رکھا ہے، 1 مہینے میں لڑکی کو چھوڑ دیا، پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ میرا گھر برباد نہیں کریں، میں نہیں آ سکتی۔ امی کو اس بات سے بڑا افسوس ہوا، لیکن بابا نے تو برا بھلا ہی کہنا شروع کر دیا۔ پھر امی نے سمجھایا کہ وہ اپنے گھر والی ہے، اس کے 1000 مسئلے مسائل ہوں گے، اس کو تنگ نہیں کرے۔ بابا نے کہا کہ نہیں آتی تو نہ آئے، اس کے بغیر بھی شادی ہو جائے گی، ہمیں اس کی تشریف آوری کی نہیں پڑی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ باجی میری شادی میں نہیں آ سکیں گی۔ اس دفعہ امی نے بہت زیادہ خیرات کی اور دعا بھی کی کہ لڑکی نہ صرف اچھی ہو بلکہ میرے بیٹے کے ساتھ ساری زندگی گزارے اور ساتھ نبھائے۔ میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے کسی چیز میں بھی دلچسپی نہیں لی، نہ تو لڑکی کی تصویر ٹھیک سے دیکھی تھی اور نہ ہی کسی رسم میں حصہ لیا، بلکہ میرا منہ تو ایسا بنا ہوا تھا کہ جیسے زبردستی پکڑ کر میری شادی کروا رہے ہیں۔ اور بات کچھ مختلف بھی نہیں تھی۔ شادی والے دن جب میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو تب بھی میرے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ پھر جب سامنے کا منظر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ میری بیوی واش روم میں تھی۔ جب وہ باہر آئی تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ وہ شادی کا کھانا کھانے کی وجہ سے میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کھانا زیادہ ہی کھا لیا ہے۔ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بات کا مطلب کچھ اور ہے۔ صبح ہوئی تو باقی کی رسمیں ہونے لگی۔ میری بیوی خود کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ کر ہی باہر نکلی۔ سب لوگوں نے کہا کہ دیکھو دلہن ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے چھپایا ہوا ہے، اتنی اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا ہوا تھا۔ اصل میں وہ اپنا پیٹ چھپا رہی تھی، کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ سب کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں بنا پائی تھی۔ مجھے پہلے ہی سب پتہ چل گیا تھا، اور پھر یہ اندازہ میں نے صرف اس کے بڑے ہوئے پیٹ سے نہیں لگایا تھا، اور بھی ایسی بہت سی حرکتیں تھی جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی ماں بننے والی تھی۔ لیکن یہ سب کیا چکر تھا؟ یہ سب کس نے کیا تھا؟ میں جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں پتہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ سب کس کا گناہ ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی کے ساتھ چھوڑ دوں، اور پھر اس کے بعد بابا سے کہوں کہ میری زندگی کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ دوسری لڑکی میرے لیے پسند کی، اور یہ بھی ایسی ہی نکلی تھی۔ اب تو مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بھی لڑکی شریف نہیں ہے اور میری قسمت ہی خراب ہے۔ مجھے دوسری دفعہ بھی ایسی ہی لڑکی ملی تھی۔ کیا میں اتنا برا انسان تھا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ میرے لیے چپ کر کے رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی کی حرکتیں دیکھتا رہتا تھا، وہ سب کے سامنے کیسے معصوم بن جاتی تھی، اور اس کی شکل دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس نے خواب میں بھی ایسی حرکت کی ہوگی، لیکن اس نے حقیقت میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ بار بار میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ کون ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کا آپ سے نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ وہ میری بیوی تھی، نکاح میں تھی۔ میں اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو کرتی ہے کرتی رہے، اگر مجھے فرق نہ پڑتا تو اور کس کو فرق پڑتا۔ خیر اسی طرح شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ امی نے کہا کہ اب بہو کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا کے کچن اس کے حوالے کرنا ہے۔ تب سب سے پہلے میرے بابا نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری ماں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہوں، ایسی کون سی انوکھی بات کر دی ہے؟ جب شادی ہو جاتی ہے تو یہی سب کچھ تو ہوتا ہے۔
तब मेरे बाबा ने कहा कि वो पुराने जमाने थे, आजकल की बहुएं बहुत मॉडर्न होती हैं, उससे ये काम मत करवाओ। मेरी अम्मी हैरान रह गई कि वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोड़ो सबको, जब उसका दिल करेगा तब कोई काम कर लेगी। मेरी अम्मी ने कहा कि उसका दिल सारी जिंदगी ना करे तो फिर हम क्या करेंगे? अरे काम करने का दिल किसका करता है? बाबा ने कहा कि नहीं करती तो ना करे, उसे फिलहाल छोड़ दो, तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? अम्मी ने कहा कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम बहू को आराम करवा के आखिर साबित क्या करना चाहते हो। मेरे बाबा कुछ सोच में पड़ गए थे, जैसे घबरा गए हों। फिर उन्होंने कहा कि देखो, अगर अभी से तुम उसे कामों में लगाओगी तो उसका हमारे बेटे के साथ रिश्ता कैसे बनेगा? शादी की शुरू के दिन उन दोनों को ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारना चाहिए। अगर एक दूसरे को वक्त नहीं देंगे तो फिर से वही होगा जो पिछली दफा हुआ था। मेरी अम्मी इस बात के लिए मान गई। उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं जानता था कि ये बात गलत थी। मेरी पिछली बीवी के साथ मेरा बहुत वक्त गुजरा था। मैंने तो ऑफिस से भी छुट्टियां ली थी, मगर फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसके दिल में ही कोई और था। और इस दफा भी यही सब कुछ हो रहा था। इस दफा तो मैंने ऑफिस से छुट्टियां भी नहीं ली थी। मेरी पहली शादी थी तो मैं खुश था, लेकिन अब तो मैं बहुत परेशान रहने लगा था। बाबा मेरी बीवी की बहुत साइड लेते थे। मैं इस बात पे हैरान होता था, शायद इसलिए क्योंकि वो उसको अपनी मर्जी से और पसंद से लेकर आए थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी और उसके लिए अपने वजूद को छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सर्दियां आ चुकी थी। वो खुले खुले स्वेटर पहनती थी। एक दिन अम्मी ने उसको कहा कि हमने शादी में जाना है, तुम अच्छे से कपड़े पहन कर आओ। ये क्या तुम मलंग बनकर फिरती रहती हो? वहाँ पर सारे रिश्तेदार होंगे, वो तुम्हें पहली दफा देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी में मेरी तरफ से तो कोई नहीं आया था। अम्मी को अपने रिश्तेदारों की बहुत फिक्र रहती थी। उनके सामने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करती थी, पर मेरी बीवी ने तो जाने से इनकार कर दिया। अम्मी ने कहा कि मैं तो अकेली नहीं जाऊंगी, इसको लेकर जाऊंगी, वरना वो सब इसको देखने के लिए हमारे घर आएंगे तो फिर हमारा खर्चा होगा। वो सब वहीं पे देख लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मेरी बीवी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अम्मी ने उसे कहा था कि वहाँ पर स्वेटर पहनकर नहीं जाना, बल्कि अच्छे से कपड़े पहनकर जाना है, और यही उसके न जाने की वजह थी। उसने अम्मी से बदतमीजी भी कर डाली और कहा कि आप मुझे क्यों जबरदस्ती लेकर जाना चाहती हैं, अपने रिश्तेदारों के सामने मुझे पेश करना चाहती हैं। अम्मी ने तो अपने कानों को हाथ लगा दिया। अम्मी ने कहा कि ये लड़की तो बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे अब्बा भी उसकी साइड लेने लगे थे। कहा कि जब वो नहीं जाना चाहती तो तुम्हें जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। मेरी अम्मी ने कहा कि शादी के शुरू में ये बात आपने मेरे लिए तो नहीं सोची थी। पता नहीं कहाँ कहाँ गाँव में अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले गए थे, और आज अपनी बहू के पीछे कैसे बोल रहे हो? ये चल नहीं सकती क्या? क्या ये माँ बनने वाली है? अम्मी ने जब ये बात की तो मेरी बीवी का मुंह रोने वाला हो गया। वो वहाँ से फौरन ही कमरे में चली गई। बाबा ने अपना सर पकड़ लिया और मैं खामोशी से तमाशाई बना ऑफिस को रवाना हो गया। अब मेरी अम्मी को मेरी बीवी से ज्यादा ही चिढ़ हो गई थी और वो उसे हर काम में ताने देने लगी। मैंने अभी तक अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था, उसके करीब ही नहीं गया था, और मैं हैरान था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो उसने भी मुझसे कोई गिला नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में चोर था। उसे खुद से कहने की क्या जरूरत थी? और वो रात को ये कहकर कि मुझे सर्दी लगती है, अलग लिहाफ में सो जाया करती थी और डबल रजाई करके सोती थी, जबकि इतनी भी सर्दी नहीं थी। हम लोग किसी ऐसे इलाके में नहीं रहते थे जहाँ सर्दी हद से ज्यादा हो। अब तो उससे अपना आप छुपाया भी नहीं जाता था। पता नहीं मेरी अम्मी को क्या हुआ कि वो एन टाइम पे अपनी बहन के घर जाने का प्लान बना बैठी, जो कि यहाँ से बहुत दूर था। अम्मी अकेले ही उसके घर चली गई थी और बाबा भी सुबह जाते तो शाम को वापस आते थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया है, उसकी बैठक है, मैं वहाँ पे बैठा रहता हूँ। पता नहीं वो लोग हमें अकेला क्यों छोड़ गए थे, शायद हमें प्राइवेसी दे रहे थे, पर हमने इस प्राइवेसी का करना ही क्या था जब घर में अम्मी भी नहीं होती थी, मेरे बाबा भी नहीं होते थे और मैं भी सुबह काम पर चला जाता था। तब मेरी बीवी पीछे आराम से फिरती थी, उसे अपना आप किसी से छुपाना नहीं पड़ता था। लेकिन शाम होती तो वो मुश्किल में पड़ जाती। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया। जब वो खाना लेकर मेरे पास आई तो मैंने उसकी चादर खींच ली
अब उसका पेट साफ नजर आ रहा था। वो हैरान रह गई, मैं ऐसा कर सकता था। वो मेरी बीवी थी, मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया था। मैंने कहा कि लड़कियां शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, पर तुम्हें तो मोटापा ज्यादा जल्दी चढ़ गया है, क्या बात है? मैंने तंज किया तो वो परेशान हो गई और जल्दी से चादर उठाकर अपने ऊपर कर ली। मैंने कहा कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मुझसे कभी कोई झूठ ना बोलना। मैं अभी तंज कर रहा था क्योंकि वो पूरी की पूरी ही झूठी थी। मैंने कहा कि तुमने ये जो ड्रामा लगा रखा है, ये मैं ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। मुझे सब पता है, तुम अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश ना करना। अगर तुम मजलूम होती तो ये बात मुझे पहले बताती, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही ये सारी बातें छुपा रही हो। इसका मतलब है कि तुम ही गलती पे हो। उसने खाना रखा और वहां से चली गई। मैं हैरान था, ये किस किस्म की औरत है। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीवी पर इल्जाम लगाते हुए उसको क्या क्या बोलते रहे हो। मैंने कहा कि अच्छा, उसने आपको सब कुछ बता दिया है, ये भी बता दिया है कि वो माँ बनने वाली है। मेरे बाबा ने ऐसी बात कही कि मैं तो हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद औरत माँ नहीं बनती तो और क्या होता है। मैंने कहा कि बाबा, अकल को हाथ मारे, मेरी शादी को अभी इतना वक्त नहीं हुआ और इसको देखकर लगता है कि ये पिछले कई माह से हामला है। मेरे बाबा ने कहा, क्यों इस मासूम पर इल्जाम लगा रहे हो? इसके पेट में सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। बाबा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बाबा को ऐसे देख रहा था जैसे बाबा किसी और दुनिया की बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि इसका मतलब आप सबको पता है कि वो माँ बनने वाली है। मेरे बाबा ने कहा कि और क्या, हम पागल हैं, हमें नहीं पता क्या? बाबा कहने लगे, ये बात तेरी माँ को भी पता है। मैंने कहा कि फिर तो आप लोग इसी का साथ दे रहे हैं। मेरे बाबा ने कहा कि अपना मुंह बंद रखो, मेरे से थप्पड़ ना खा लेना। अपनी औलाद को अपना मानने से इनकार कर रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। और खबरदार, जो तूने इसको डांटा, मैं एक नहीं सुनूंगा। मैंने कहा कि बाबा, मैं आपकी औलाद हूँ और मैंने पहला बाप देखा है जो अपनी औलाद पर भरोसा नहीं कर रहा और दूसरे की औलाद पर आंखें बंद करके यकीन कर रहा है। कभी कभी औरत ही गलत होती है। इस मामले में बाबा ने कहा कि खामोश हो जाओ और मुझे चुप करवा दिया और मेरी तो दूसरी बात ही नहीं सुनी। मैं हैरान रह गया। अम्मी भी वापस नहीं आ रही थी। अब मैं किससे बात करता, कैसे यकीन दिलाता कि ये बच्चा मेरा नहीं था? मैं चीख चीख कर ये बात कहता तो मेरा अपना तमाशा बन जाना था। बाबा ठीक कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जहाँ इतना सब्र किया था वहाँ थोड़ा और सही। मैंने सोच लिया था कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और पता चल जाएगा कि इसका बाप मैं नहीं हूँ। फिर पूछूंगा अपनी बीवी से कि इसका बाप कौन है और इस बच्चे समेत उसे वहाँ छोड़कर आऊंगा। तमाशा बनना है तो बन जाए, तमाशे के डर से मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद नहीं कर सकता। अब मैं समझा कि सब इसके गुलाम क्यों हो चुके थे। इसने सबसे झूठ बोला था और वो भी ऐसा झूठ, इसे शर्म नहीं आई थी ये सब कुछ करते हुए। लेकिन मैंने उसे नहीं डांटा, जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया और वक्त का इंतजार करता रहा। हमारी शादी के पौने 7 महीने बाद उसके यहाँ विलादत हो गई। मैं इस बात पर हैरान था कि बाबा खुद लोगों को कह रहे थे कि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया है। शायद वो अपनी इज्जत बचा रहे थे। अल्लाह ताला ने मेरी बीवी को बेटे से नवाजा था। ये मेरी औलाद नहीं थी। मैंने डॉक्टर से कहकर पहले ही सैंपल ले लिया था और अपना सैंपल भी लिया। रिपोर्ट सामने आ गई। मैं उसका बाप भी नहीं था, लेकिन अब ये पता लगाना था कि उसका बाप कौन था। मैंने बाकी लोगों से भी खून के सैंपल ले लिए। मैंने बाबा से कहा कि आप भी खून दें। बाबा ने कहा कि खून का क्या करना है। मैंने उनको असल बात नहीं बताई। मैंने कहा कि बस आपके टेस्ट करवाने हैं। उन्होंने अपना ब्लड सैंपल दे दिया। मैंने चाचू से भी लिया और उसका एक कजन था, उससे भी ले लिया था। और उसके घर में उसका एक मामू रहता था, उससे भी बहाना बनाकर सैंपल ले लिया था। लेकिन जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे सामने सारी कहानी वाजे होकर आ गई थी। मैं अपने आप से पूछने लगा कि मैंने इतनी भयानक हकीकत के ऊपर से पर्दा क्यों उठाया। अब मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अफसोस तो इस बात का था कि मेरे साथ एक और जिंदगी भी बर्बाद होने वाली थी और वो जिंदगी किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ की थी। मैंने उनको सच बताना था
میری ماں تو بچے کو سنبھال رہی تھی اور وہ بھی بہت خوش تھی، مگر حقیقت دراصل یہ تھی کہ میرے بابا کا میری بیوی کے ساتھ تعلق تھا۔ کہتے ہیں کہ حقیقت کبھی کبھی اتنی بری ہوتی ہے کہ اسے 7 پردوں میں چھپا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کو 7 پردوں میں چھپا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، اسے سب کے سامنے لے کر آنا چاہیے۔ میری شادی سے پہلے میرے بابا اسے چھپ چھپ کر ملتے تھے اور اس کے ساتھ ناجائز تعلق میں تھے، اور جب ان کو شک پڑا کہ اس طرح سے ملنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی، اور شادی کے بعد بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ یہ بچہ بھی میرے والد صاحب کا ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنی ماں کو لے کر گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سارے خاندان کو یہ بات بتا دی۔ لڑکی کے ماں باپ کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا، وہ بھی اپنی بیٹی کو لے گئے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ میں نہیں جانتا، لیکن کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس کا باپ بھی عزت دار آدمی تھا اور وہ میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ سے زیادہ میرا سر جھکا ہوا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ میرے باپ کا کیا دھرا ہے۔ میرے بابا نے ہمیں بہت بڑے گناہ میں ڈال دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ میری امی کو تھا۔ ان کو شادی کے اتنے سال کے بعد بے وفائی ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا کیا قصور تھا، میں نے اس انسان کے ساتھ برے حالات میں گزارا کیا اور بالآخر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی۔ اب میں اپنی ماں کو لے کر دوسرے شہر میں آ گیا ہوں، کیونکہ میری نوکری ایسی ہے کہ مجھے یہاں پر کوارٹر مل گیا ہے اور بابا گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ میری بیوی تو کب کی انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، لیکن بابا بار بار فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ میں ان کو نہیں بتاتا۔ پہلے تو میں ان کا فون بھی نہیں سنتا تھا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اپنے باپ کو معاف کر دوں اور واپس گھر چلا جاؤں، یا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دوں۔ سننے میں آیا ہے کہ آج کل وہ بڑے بیمار ہیں، اکیلے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کو تو خود سے پانی پینے کی بھی عادت نہیں تھی، میری ماں ہی ان کی خدمت کرتی تھی۔ میری ماں بھی بیمار ہے، لیکن میرے باپ کی یاد میں نہیں، بلکہ بے وفائی کا صدمہ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ مجھے آپ لوگوں سے مشورے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں، اپنے باپ کو معاف کر دوں اور ماں کو لے کر واپس چلا جاؤں، یا پھر ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دوں؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔